हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर गुड। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक रिपोर्ट ऐसी है जिसका कहना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कनाडा में पहुंचे हैं लेकिन वो कॉलेजेस में नहीं पहुंचे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसा भी हैं जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या है वो पूरी रिपोर्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहना। आपको इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि जो यूएस कनाडा पे टैरिफ लगा रहा है, क्या उसका एक ये रीज़न है, और जो स्टूडेंट्स कनाडा में आ रहे हैं उनका क्या मोटिव है। क्या आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या आपको बच्चे को भेजना भी चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो आजकल सिचुएशन है वो इस तरह की बनी हुई है कि कोई भी चीज़ को इमिग्रेंट्स के साथ लिंक करना बहुत ही ईजी हो गया है। क्योंकि पॉलिटिक्स एजेंडा इस तरीके का बना हुआ है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले टाइम में यहाँ पर होने वाले हैं, और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, चाहे वो हाउस क्राइसिस से लेकर हो, चाहे फूड क्राइसिस को लेकर हो, चाहे वो रेंट को लेकर हो, चाहे ग्रॉसरीज को लेकर हो, सारी चीज़ें इमिग्रेंट्स के साथ जोड़कर देखी जा रही हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ। और इंडियन हमेशा से टॉप पर रहे हैं उसमें। तो आपका क्या मानना है इस बारे में कि क्या ये सही है या गलत है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इस पूरी वीडियो का हम एनालिसिस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या स्टूडेंट इस सिस्टम का मिसयूज़ कर रहे हैं, और कितनी प्रॉब्लम आने वाले टाइम पर उन स्टूडेंट्स को आ सकती हैं जो कि कॉलेजेस नहीं पहुंचे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, उससे मोटिवेशन मिलती है, और आपका एक सब्सक्राइब जो है मेरी बहुत हेल्प कर सकता है। और ऐसी वीडियो मैं और भी लाऊंगा इस चैनल पर, ताकि जो भी कनाडा का ड्रीम रखते हैं उनको सारी चीज़ें समझने में आसानी हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। जो ये रिपोर्ट है ये आईआरसीसी के डेटा के ऊपर बेस्ड है। उनका कहना है कि 50,000 स्टूडेंट जो कि कनाडा में नॉन कंप्लाइंट है। नॉन कंप्लाइंट का मतलब है कि वो कनाडा में लैंड हुए हैं एज अ स्टडी परमिट लेके, लेकिन कॉलेजेस में इनरोल नहीं हुए हैं। तो वो स्टूडेंट्स गए कहाँ, क्या उनका मोटिव है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ओवरऑल वीज़ा अलॉट हुए थे 2024 में, उनका नंबर था 6,44,349, और उसमें से 49,617 स्टूडेंट जो हैं इनरोल नहीं हुए हैं। हालांकि 23,514 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मिसिंग है। मिसिंग मतलब या तो वो वीज़ा लेने के बाद कनाडा में लैंड नहीं हुए हैं या एयरपोर्ट से ही वापस चले गए हैं। तो उनका कोई ट्रैक लिस्ट अभी भी आईआरसीसी के पास नहीं है, जो कि 3.3% है अलॉटेड वीज़ा का। और जो स्टूडेंट नॉन कंप्लाइंट है वो है 7%, ऑलमोस्ट 6.9%, जो कि एक बड़ा नंबर है। क्योंकि कनाडा का वीज़ा इस टाइम पे बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और स्टूडेंट अभी भी जो है वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो विक्टिम भी हो सकते हैं और जो मिसयूज़ भी कर रहे हैं सिस्टम का। अब इस लिस्ट में जो है बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इंडिया के साथ साथ नाइजीरिया, गुआना, ईरान, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपीन। लेकिन इंडियंस हमेशा से टॉप करते आए हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने अपनी फर्स्ट पोजीशन को बनाए रखा है। तो जो इंडिया के इमिग्रेंट्स हैं उनकी जो वीज़ा के नंबर थे वो हैं 3,24,000 जो उनको अलॉट हुए थे। उसमें से ऑलमोस्ट 20,000 जो है नॉन कंप्लाइंट की कैटेगरीज में चले गए हैं, जो कि हाईएस्ट नंबर है। ये अपने आप में शो करता है कहीं ना कहीं कि जो इंडियंस हैं वो किस तरीके से मिसयूज़ भी कर रहे हैं इस सिस्टम का। और एज अ इंडियन इमिग्रेंट्स मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव व्यू में नहीं देखता हूँ, क्योंकि जो भी गलत है वो गलत है, मैं उसका सपोर्ट नहीं। अगर आप इस कंट्री में एज अ स्टूडेंट परमिट पर आ रहे हैं, अगर आप इनरोल नहीं हो रहे हैं, तो उसी दिन से आप जो है यहाँ पर इलीगल हो जाते हैं। क्योंकि जो वीज़ा है वो आपका स्टडी वीज़ा कैटेगरी में, अगर आप स्टडी में इनरोल होते हैं तभी आप वर्क के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। और उसके बाद ही आपको जो है एक वर्क परमिट मिलेगा। वो आपकी स्टडी पे डिपेंड है, 1 ईयर टू लेकर 3 ईयर्स तक। बट अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो यानी कि आप इनरोल नहीं हुए हैं, ना ही आपके पास सिन नंबर होगा, और ना ही आप जो है लीगली जॉब कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आपकी जो एक यहाँ पे प्रोफाइल होगी वो एज अ लीगल इमिग्रेंट देखी जाएगी। अगर आप इन सब को छोड़कर आप इनरोल नहीं होते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं, या कोई भी आपका मोटिव है वो आप फॉलो करते हैं, तो आप जो है नॉन कंप्लाइंट इलीगल कैटेगरी में आते हैं। अब इसके पीछे मोटिव क्या क्या हो सकता है हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। पहला हो सकता है कि वर्क एस्पायरेशन या रेजिडेंसी एस्पायरेशन, क्योंकि कुछ लोग का ऐसा होता है कि यार उन्हें स्टडी नहीं करनी, बाहर की कंट्री में जाना है, डॉलर्स कमाने हैं, पैसा कमाना है, यहाँ पे सेटल होना है। तो वो किस तरीके से कमा सकते हैं, या तो कैश की जॉब कर इसलिए जो है कैनेडियन एजेंसीज, बॉर्डर एजेंसीज बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। जो भी लोग इस तरह की एक्टिविटी में है तो उनको डिपोर्ट कर सके, निकाल सके। या बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो रिफ्यूज़ी की तरफ चले जाते हैं आते के साथ ही, क्योंकि मेरी कुछ रिफ्यूज़ीज़ वीडियो हैं उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, और स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इंकरेज किए गए हैं या इन्फ्लुएंट हुए हैं किसी और से एज आ रिफ्यूज़ी के लिए। तो अगर आप रिफ्यूज़ी डालते हैं तो आपको स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, उसके बहुत सारे अलग पैरामीटर्स हैं, आपको वर्क परमिट मिलेगा, आप पीआर के लिए जा सकते हैं। होगी नहीं होगी वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो मैंने अलग वीडियो में डिस्कस करी है।
हो सकता है कि वो इस सिस्टम को यूज़ करके बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं, स्पेशली यूएस बॉर्डर, क्योंकि यूएस की जो डंकी प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फेमस रही है, और ट्रंप ने आने के बाद उस चीज़ को एनालाइज किया और उस चीज़ पे पहले ही बोल दिया था कि मैं इस चीज़ को बंद करूँगा। नेशन फर्स्ट, यूएस फर्स्ट की पॉलिसी को मैं लाऊंगा और जितने भी बॉर्डर हैं उसको सिक्योर करूँगा। क्या यही रीज़न है जब ट्रंप ने जो है इन कैनेडियन बॉर्डर्स या मैक्सिकन बॉर्डर्स पर टैरिफ लगाने का जो है अनाउंस किया इन कंट्रीज़ पर, इन बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि मैक्सिको के बाद कनाडा एक दूसरी कंट्री ऐसी है जहाँ से सबसे ज़्यादा इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है। तो क्या उनका ये मोटिव था इसके पीछे आने का, या उनका कोई और मोटिव था, फ्रॉड करना या यहाँ पे इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना? वो कनाडा आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या एक सबक है? तो मैं उनको यही कहूँगा कि कनाडा में अगर आप सोच रहे हैं आके हम पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब चीज़ें टाइम लेंगी। अगर आपका मोटिव सही है तो आप सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा लेके जनवरी आना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम है जिनके लिए वर्क परमिट बंद हो चुका है। आप फोकस करें उस स्ट्रीम में ही आए जिसमें वर्क परमिट आपको मिले, आप अच्छी स्टडी करें, आप स्किल सीखें। अगर आप यहाँ पे सेटल नहीं भी होते तो आप अपनी कंट्री जाके उस स्किल को यूज़ कर सकें। और जो भी पेरेंट्स इन वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि यार कभी भी अपने बच्चे को फोर्स ना करें बाहर जाने के लिए, क्योंकि लाइफ यहाँ की जितनी आसान दिखती है फ़ोटोज़ वीडियोज़ में उतनी आसान है नहीं। क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक मोटिव बना हुआ है, हम यहाँ की करेंसी को कन्वर्ट करके देखते हैं कि अच्छा हमारी कंट्री में इतने बन जाएंगे तो हमारा बच्चा तो यहाँ इतने नहीं कमाता है, वहाँ जाके उतने कमाने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है आप उस हिसाब से एक्सपेंस भी हैं, क्या सेटल होना ईजी है नई कंट्री में जाके? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपका मोटिव है, अगर आप सच में आना चाहते हैं तो अच्छा कोर्स, अच्छी स्टडी करके आइए, लीगल तरीके से यहाँ रहिए, और किसी भी इन्फ्लुएंस में नहीं आइए, किसी भी अपने फ्रेंड्स, किसी भी सर्कल्स में ना जाइए जो इस तरीके की एक्टिविटी को प्रमोट करता है कि स्टडी छोड़ दे, इलीगल चला जा, रिफ्यूजी की तरफ चला जा। तो वो आपके लिए आपकी लाइफ के लिए सबसे हार्मफुल डिसीजन हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइफ आपने सेट करनी है। तो वो डिसीजन आपका है कि आपने किस रास्ते पे जाना है, सही रास्ते पे या गलत रास्ते पे, क्योंकि गलत रास्ते पे जाके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। तो मेक श्योर कि अगर आप कनाडा का ड्रीम रखते हैं तो सही तरीके से आएँ, लैंड करें, अपना कॉलेज ज्वाइन करें, लीगली रहें। यार 1 या 2 साल की बात है, जब आप स्टडी खत्म कर लेंगे आपको वर्क परमिट मिलेगा। पीआर होगी नहीं होगी वो डिपेंड करेगा आने वाले टाइम पर। लेकिन अगर आपका मोटिव सही है, अगर आप सही तरीके से रहते हैं तो आप मनी भी कमाएँगे, आप स्किल्स भी लेंगे जो कि आपकी आने वाली फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यहाँ के लेबर जॉब करके पैसा कमाना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, उससे आपकी स्किल डेवलप नहीं हो रही है। वो जॉब आपकी नहीं रहेगी, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको इस कंट्री से निकाल दिया जाएगा तब आप क्या करेंगे? फिर आप रहेंगे लेबर के तो लेबर ही। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। फॉलो दिस चैनल। थैंक यू। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। सी यू।